बोलिए भारत माता की, भारत माता की, धन्ना भगत की, धन्ना बाबा की, सभी देवी देवताओं की। आज भारत की धरती में, क्योंकि हम सब लोग सुंदर और सनातन देश के नागरिक हैं, धर्म आस्था ये हमारी ताकत है। अपनी आस्था के अनुरूप कोई किसी देवी देवता को पूजता है, अपनी समस्या का समाधान पाता है और आशीष लेकर खेती करने वाला खेती करता है, मजदूरी करने वाला मजदूरी करता है, कोई गृहस्थ अपने गृहस्थी का काम करता है, कोई नौकरी करता है। लेकिन धर्म की छाया से हम सब लोग यहाँ सुखी जीवन जीते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आज इस पवित्र धन्ना भगत जी के जन्म स्थान पर आने का अवसर मिला। मैं असीम आस्था के साथ नमन करता हूं इस पवित्र पावन धरती को। संतों की आशीर्वाद ने समाज को शक्ति दी है। हमारे संत शक्ति के प्रतीक महाराज श्री हमारे बीच में विराजे हुए हैं। मुझे जो जानकारी मिली कि कितने लोगों ने कितने दिनों तक कितना परिश्रम किया होगा, समिति के सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। जितने सारे अतिथि हमारे बीच में आए, भागीरथ जी से लेकर हमारे तमाम सारे विधायकगण, पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारीगण, समाज के सब लोग, और इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, बुजुर्गगण, नौजवान भाई, मैं देख रहा हूं इस सभा में सबसे जो आनंद ले रहे हैं वो ये जो बालकनी में बैठे हुए लोग हैं, ये सबसे ज्यादा आनंद ले रहे हैं। ये लटके हुए भी हैं, हवा भी ठीक ले रहे हैं और आनंद भी पूरा ले रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि डबल भंडारा जीम के बैठे हुए ठाठ से। अपने तो कोई, मुझे पता नहीं था कि भंडारा आज कई दिन से ही चल रहा है, 25 से चल रहा है। मैं तो 25 ये पता होता कि 25 से चल रहा है तो गुपचुप भंडारा जी कई बार जिम के जा चुका होता अभी तक। तो अभी कई लोगों ने कहा कि यहाँ पर कई समस्याएं हैं, कई काम हैं, कई चर्चाएं हुई। भागीरथ जी भी भोले आदमी एकदम, इनको तो फट से बंदूक की गोली की तरह घोषणा कर देनी चाहिए थी। दिए भी, लेकिन थोड़े गणित के फार्मूले के हिसाब से। भोले आदमी, ताली बजा दो इनके लिए, कितने भले आदमी। वो एक महाराज जी कुटिया में विश्राम कर रहे थे और इतने में चेला कुटिया के अंदर आया। तो महाराज जी ने कहा कि भाई चेले, बारिश हो रही है क्या बाहर? तो कहे बाबा जी अंदर से बिल्ली भीग के आई है, तो बारिश हो ही रही होगी। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ये किवाड़ बंद कर दे कुटिया के। बोले बाबा जी हवा खूब चल रही है, अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो बाबा जी ने कहा बेटा ये दिया बुझा दे। बोले बाबा जी 2 काम मैंने ही कर दिए, 1 तो ही कर दे। तो भागीरथ जी भी वैसा ही काम कर रहे हैं कि हाई टेंशन लाइन, बोले पूनिया जी आ जाएंगे तो हटवा देंगे। सड़क, बोले पूनिया जी भाई साहब आते 2-23 में करवा देंगे। तो मेरा वजन बढ़ा दिया सब लोगों ने, मंच वालों ने। इतने सारे लोग बैठे, सबने यही कहा कि 23 में आए और सब करवा देंगे। तो मैं कह रहा था कि उससे पहले, आने से पहले थोड़ा रास्ता तो ठीक करवा दो। तो अगली बार आए तो कम से कम झटके तो नहीं लगे। और झटके देने का काम तो अपने किसी और को ही करना, अपने तो ठीक ठाक ही आने। तो अरे काका जी पहले की तो कह रहे जो तो बोलो भागीरथ जी, है मैं जो भी बोल दूं, अपने दोनों को मजदूरी करवा देगी जनता। मैं इनको कहा जब देना ही और करना ही है, और जब मान ले और ठान ले तो वो काम हो ही जाता है। तो मैं भागीरथ जी का, हमारे पूर्व विधायक जी, हमारे पार्टी के सब लोगों का, प्रेम जी और सब लोग हैं। आई जी साहब तो अपने बता ही देंगे, सीताराम जी, मोटाराम जी। अब बताओ मोटाराम जी, नाम से ही यूं लगता है कि ये तो काम पक्का करवा ही देंगे। मोटाराम नाम और पुलिस का अधिकारी, अब तक पता नहीं डंडा क्यों नहीं चलाया। तो इतने सारे लोग हैं और ये काम है छोटा और लोग इतने सारे मोटे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस काम के लिए सब लोग मिलकर करेंगे तो ये सुंदर सड़क निश्चित रूप से बनेगी। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, कलम से, जुबान से जो होगा, जिससे बात करनी पड़ेगी करेंगे।
अब भागीरथ जी ने 10 लाख रुपए दिए, तो नीचे से कह रहे थोड़े हैं। तो स्टेडियम के लिए सरकार की अपनी स्कीम है, अभी मुझे बता रहे थे मोटाराम जी भी। और तो यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए ट्रैक बने, अच्छी तरीके से सुविधा हो। अब बाबा आना चाहिए, चाहे बाढ़ कूद के आ जाए, आपको क्या मतलब है, भागीरथ जी लाएं कहीं से लाएं, डाका मार के लाएं, लेकिन बच्चों का स्टेडियम का काम तो हो ही सकता है। तो इसके लिए भी पूरी कोशिश करेंगे कि 10 लाख तो अपने कोटे से देंगे, बाकी नरेगा की तरफ से जिले के स्टेडियम की भी संभावना और व्यवस्था है। तो जिस भी तरीके से होगी, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर यदि कुछ चीज होगी तो ये स्थान विकसित होगा, और निश्चित रूप से यदि जगह सुंदर होगी, बच्चों के काम आएगी, तो धन्ना बाबा की आत्मा निश्चित रूप से हम सबको आशीर्वाद देगी। और इसी आशीर्वाद के लिए तो हम लोग आए। हम कोई यहाँ खाली भंडारा जीवने थोड़ी आए, हमारी आस्था है, यहाँ से हमें ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और इसी कारण हम सब लोग आए। मैं आप सब लोगों का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि मैं तो एक साधारण किसान के घर में पैदा हुआ, और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्य कार्यकर्ता बना हूं। तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से बना हूं, और इस आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि हम सब लोग यदि कोशिश करें, जो हमें सीख मिलती, संस्कार मिलता है, क्योंकि हम उस कौम में पैदा हुए हैं जो कौम परिश्रम में और मेहनत में विश्वास करती है। इस धरती पर जब किसी किसान का पसीना गिरता है तो ये धरती अन्नपूर्णा बनती है, और इसी किसान के घर में पैदा हुआ कोई जवान जब सीमा पर लड़ता है तो इस भारत माँ की आन बान शान की रक्षा होती है। इसलिए हम वो लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, धर्म भक्त लोग हैं। और जब कोई इस तरीके से जहां धर्म की, संस्कार की, देशभक्ति की, समाज भक्ति की, ये सारे मिश्रण होते हैं। मैं अभी जब आ रहा था तो मैंने एक बेटी को उठा के पूछा कि बेटी क्या करती है, कहती पढ़ाई कर रही हूँ। आगे क्या करेगी, कि नौकरी करूंगी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि जयपुर के आसपास आज से 30 वर्ष पहले कोई सरकारी नौकरी की कल्पना करता होगा, लेकिन आज सीताराम जी आप IAS बन के भारत की सबसे बड़ी नौकरी में काबिज होकर आपके सामने बैठे। इसका मतलब कोई बच्चा परिश्रम करेगा, बेटी पढ़ेगी, बेटी आगे बढ़ेगी, तो बेटी समाज को ताकत देगी, बस्ती को ताकत देगी, घर को ताकत देगी। क्योंकि आशीष देने के लिए तो हमारी माताएं बहनें हैं, पर जो बच्चियां हैं उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे तो मुझे लगता है कि समाज में हम ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। इतने सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद, ये सब बुजुर्ग इस बात का आशीष तो निश्चित रूप से देते ही होंगे कि कोई भी बेटा अपना चाहे परिश्रम से पेट भर ले, लेकिन गलत रास्ते पर नहीं जाए, नशे की तरफ नहीं जाए। क्योंकि आज की पीढ़ी में सबसे बड़ी समस्या कोई है तो उसके भटकने की है। ठीक तरीके से संस्कार कैसे मिले, उसकी देखभाल कैसे हो, उसकी परवरिश कैसे हो, और इसलिए उसको पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, अच्छे संस्कार दें। और इस समाज को ताकत तभी मिलेगी कि जब हम सब लोग एक जाजम पर बैठकर समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करेंगे, इस समाज के भाईचारे की भी चिंता करेंगे, और अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है उस पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। तो मैं ये मानता हूं कि आज समय बदल गया। आज से 30 साल 35 साल पहले पूरे क्षेत्र में घूमते तो एक मास्टर जी मिलते थे बड़ी मुश्किल से। आज मैं देखता हूं कि सब जगह अच्छी अच्छी नौकरियों में गांव के बच्चे शहर के बच्चों की आंख में आंख मिलाकर पूरे स्वाभिमान के साथ खड़े हैं। ये हमारे समाज की ताकत है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम सब लोग जो समाज के हिस्से हैं, जिनकी जैसी हैसियत है, हम सब लोग मिलकर कौम के लिए, समाज के लिए, बस्ती के लिए और धर्म स्थान के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। मैं कोई संयोगी होता है, उस दिन गोपाल जी ये सब लोग मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे, रात को 12 बज गए थे, मैं भी कहीं बाहर से आया था। तो मैंने कहा भाई निमंत्रण तो दिन में ही दे देते। बोले नहीं, हम तो बिल्कुल जाट की तरह लट्ठी रोक दिया कि आज तो निमंत्रण देके ही जाएंगे। तो मैंने भी उसी भावना से स्वीकार किया। और मेरे कोई संस्कार थे धन्ना बाबा की इस धरती से, क्योंकि इस गांव का नाम है चोरू, और थोड़ी मात्रा का ही फर्क है। मैं पैदा हुआ चूरू में, तो चूरू से चोरू तक आ गया, तो कोई न कोई धर्म का संस्कार है। धन्ना बाबा मुझे यहाँ खींच के लाए आशीर्वाद देने के लिए। मैं आप लोगों के लिए समर्पित हूँ। मुझे जो जिम्मेवारी मिली है वो मेरे अकेले से पूरे नहीं हो सकती कि आपने पानी में धक्का दे दिया कि चल बेटा अपने आप ही तैर।
आपको फिक्र भी करनी पड़ेगी, आशीर्वाद भी देना पड़ेगा। मैं आपको भरोसा दे सकता हूं, 35 सालों का राजनीतिक जीवन है, कोई माई का लाल उंगली उठाकर कोई चरित्र पर, काम पर, ईमानदारी पर, परिश्रम पर उंगली नहीं उठा सकता। मैं धन्ना बाबा की इस पावन धरती पर इतने लोगों के साक्षी में इतना ही कह सकता हूं कि मेरी पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेवारी दी है और मैं उस जिम्मेवारी को राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए सेवा के लिए समर्पित करता हूं। पर मैं तभी कर पाऊंगा जब आप लोगों का आशीष मेरे हाथ पर होगा, मेरे सर पर होगा। मैं आपको भरोसा देता हूं कि मेरी कलम चलेगी, जुबान चलेगी, मैं परिश्रम करूंगा तो आप सब लोगों के भले के लिए करूंगा, लोक कल्याण के लिए करूंगा, क्योंकि इतने सारे लोगों का आशीर्वाद है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं अभी मिलने के लिए गया उनसे जीवन में सीखने और समझने को बहुत मिलता है। उनके अभी सरकार को 8 साल हो गए। मुझे अखबार के लोगों ने पूछा कि उनकी उपलब्धि बताओ। ये राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन इसलिए कहना चाह रहा हूं कि देश जब कमजोर होता है, जब नेतृत्व कमजोर होता है तो देश कमजोर होता है। अभी अपने बहुत सारे बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन में, वहां रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो गई और मेरे पास भी फोन आते थे। मेरे क्षेत्र के भी, मेरे आमेर के भी बच्चे खूब थे जो मेडिकल की वहां पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टर बनने के लिए गए हुए थे। मेरे पास फोन आया कि बच्चों को लेके आओ, तो हमें बच्चों की फिक्र थी क्योंकि उनके माँ बाप फोन करते थे। हम दिल्ली फोन करते थे कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को निकालो, लेकिन दुनिया के दूसरे देश से बच्चों को निकालना बड़ा मुश्किल था। प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्री भेज दिए, हवाई जहाज भेज दिए, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उनको पैदल चल के उस पड़ोसी देश की सीमा पर तो आना ही था। तो मैंने, जो मेरे क्षेत्र के बच्चे गए तो फिक्र तो हमें भी थी। जब वो वापस आए तो हम सब लोग उनसे मिले, तो मैंने पूछा तुम वहां से बच के कैसे आए? उन्होंने कहा एक बार तो उम्मीद छोड़ दी थी, अब क्या होगा पता नहीं, क्योंकि बमबारी हो रही, गोलीबारी हो रही, दोनों देशों की लड़ाई और भारत के बेचारे हमारे जितने नागरिक थे, ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे फंस गए। आप देखिए, मैंने उस बच्चे से पूछा कि कैसे कुशल कैसे आए, सुरक्षित कैसे पहुंचे? उन्होंने कहा कि हम सब लोगों ने, राजस्थान के जितने बच्चे थे उन्होंने दिमाग लगाया, एक सफेद कपड़ा लिया, उस सफेद कपड़े पर तिरंगे के रंग से उसको रंग दिया और उस तिरंगे के रंग से रंगे हुए कपड़े को लेकर हम सब लोग मीटिंग करी और इकट्ठे होकर सड़क पर निकले। हमने दुनिया का चमत्कार देखा कि रूस ने बमबारी बंद कर दी, यूक्रेन ने गोलीबारी बंद कर दी और हम इज्जत के साथ अपने बॉर्डर पर आ गए और भारत की सरकार हमें लेके आ गई। ये देश की ताकत है। देश का नेता जब फिक्र करता है, कोरोना जैसी महामारी, कितनी समस्या थी, पूरा लॉकडाउन हो गया, दुनिया कोई नहीं सोचता था कि इस बीमारी से बचेंगे कैसे, और आज सब लोग बिना मास्क के और यूं बैठे हुए हैं। ये देश के नेतृत्व का ही कमाल है कि 152 करोड़ लोगों को सीधे सीधे टीके लगकर उनकी जिंदगी की रक्षा हुई। इस भारत की ताकत है, वैज्ञानिकों की ताकत है और नेतृत्व की ताकत है, नहीं तो ये संभव नहीं होता। बहुत छोटी छोटी चीजें थी। आज आप भागीरथ जी से मांग कर रहे थे, लेकिन यहां बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्होंने कभी बैंक का खाता नहीं देखा होगा, जिन्होंने कभी शौचालय नहीं देखा होगा, जिन्होंने कभी आवास नहीं देखा होगा, जिन्होंने कभी उज्ज्वला का गैस कनेक्शन नहीं देखा होगा। ये बदलता हुआ भारत है। हमने धन्ना भगत का मंदिर बनाया है, लेकिन धन्ना भगत की धरती पर मंदिर बन गया, पर राम जी जहां पैदा हुए वहां तो राम जी को संकट था। राम जी तो तिरपाल पे विराजते थे। 500 सालों का संघर्ष था, 1 लाख लोगों का बलिदान हुआ था। राम जी की धरती पर राम जी बंधक थे, राम जी का मंदिर नहीं बना था। और आप सब ने देखा कि जब नेता मजबूत होता है तो राम जी की अयोध्या की पवित्र पावन नगरी पर उनके भवन का, मंदिर का शुभारंभ और शिलान्यास हुआ। मैं अभी आया तो मुझे एक जवान मिल गया कि मैं कश्मीर में नौकरी करता हूं फौज में, तो मैं उससे पूछ ही रहा था। मैंने कहा क्या फर्क आया? बोले बहुत फर्क आया। पहले तो आतंकवादी जवानों को मारते थे, तिरंगा नहीं फहराया जाता था, तिरंगे को जला देते थे, संविधान को जलाते थे। फर्क ये होता है कि जब नेतृत्व सक्षम होता है तो अनुच्छेद 370, धारा 370 खत्म करके उसी कश्मीर पर आज तिरंगा शान से फहराया जाता है जहां कभी आतंकवादी खून की नदियां बहाते थे। ये नेतृत्व का बदलाव है, ये देश की ताकत है, भारत की ताकत है। और ये ताकत हमें देवी देवताओं ने दी है, हमारे ऋषि मुनि और साधु संतों ने दी है। और सीख यही मिलती है कि कोई भी काम जब करते हैं समाज में तो उसमें एक शब्द आता है जन भागीदारी का। आप अपने घर को गंदा रखोगे, बस्ती को गंदा रखोगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन का अभियान इसलिए चला है
कि हम स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, बच्चों के पोषण का ध्यान रखें। जो बच्चे पैदा हुए हैं वो बच्चे स्वस्थ कैसे रहें, वो बच्चे आरोग्य कैसे रहें, क्योंकि वो ठीक रहेंगे तो ही समाज ठीक रहेगा। मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है कि एक प्रदेश में आजकल चर्चा होती है कि वह नशा बहुत है। 6-6 फीट के अच्छे अच्छे जवान, उनकी जवानी खराब हो गई, उनका शरीर खराब हो गया, वो पूरी कौम बर्बादी के कगार पर आ गई। इतना ज्यादा नशे ने उनको खोखला कर दिया। तो हम सब का कर्तव्य है कि नशे की मुक्ति के लिए भी हम सब लोग संकल्पित होकर काम करें। जिस जगह पर मंदिर होता है, जिस जगह यज्ञ होता है, जिस जगह घंटियां बजती हैं, उस बस्ती पर तो निश्चित रूप से कृपा बरसती है। आप सब लोग सौभाग्यशाली हो कि 100 कोस दूर तक धन्ना भगत की भक्ति की जो ताकत है वो हम सबको मिलेगी, इस बस्ती को मिलेगी। हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत से इस बस्ती के लिए, गांव के लिए, ये छोटी छोटी चीजें बताई हैं। समय लग सकता है, लेकिन मैं आपको पूरा भरोसा देता हूं कि आपको 1-1.5 साल सब्र करना पड़ सकता है। 2023 के बाद धन्ना भगत की धरती को विकास से, विकसित होने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये भरोसा और विश्वास मैं आपको देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।